सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेरे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स, कुछ तो मिलावट है भाई। मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूं, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? सेम है। क्या कह रहे हो मैम? समझ नहीं आया? समझने के लिए थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ग्लास है, इसमें मैंने एक सोल्यूशन डाल दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि यहां पर ये कुछ और है, यहां पर मतलब हो सकता है, चलो एग्जांपल बहुत सिंपल भाषा में बात करें, चीनी और पानी, राइट? लेट अस टॉक अबाउट चीनी और पानी। सोल्यूशन होगा, ठीक बात है, सोल्यूशन है। चीनी को पानी में मिला दो, सोल्यूशन है। अगर चीनी और पानी का मिक्सचर है तो आपने मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं कि पहले मिक्स ही नहीं करा है। मिक्स जब कर दिया तो आप ऊपर से पियोगे, यहां भी ये मीठा ही लगेगा, नीचे से पियोगे यहां भी ये मीठा ही लगेगा, यहां पर भी इसका कलर वैसा ही है जैसा नीचे की तरफ है, यहां भी इसकी डेंसिटी वैसी ही है जैसे नीचे की तरफ है। यानी कि अगर मैं बात करूं मैम होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो सिंपल भाषा में आपको बताना है, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर है जिनकी क्या होती है? सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। थ्रू आउट, बहुत सिंपल भाषा में एक लाइन याद रख लेनी है, इसके बाहर तुम्हें ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, राइट? जितना मैं बता रही हूँ केवल उतना पढ़ लेना, उससे काम चल जाना है, उससे आपके नंबर आ जाने। इस वक्त नंबर लाने, पीएचडी नहीं करनी है, राइट? सिंपल सी बात है, नंबर चाहिए मेरे को, है ना? अभी तो नंबर चाहिए, नॉलेज अपने आप आनी ही है। जब मेरे साथ पढ़ोगे नॉलेज तो एडिशन है, राइट? लेकिन नंबर भी मेरे को दिलवाना है, तो आपको इतनी बात समझनी है कि टू द पॉइंट रखना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है, ठीक है? सिंपल भाषा में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वो मिक्सचर है जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहेगी, जिसकी कंपोजिशन मतलब क्या, कहां पे कितना है, वो भी थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बच्चों बोल देंगे। अब सवाल आता है, सोल्यूशन मैम क्या है? कितने टाइप का सोल्यूशन है? सो अगला सवाल आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन? कैसे पता चलेगा ये भाई? अब क्या है? मिला रहे हैं चीजों को, अगर तुम अलग चीज को अलग चीज में मिलाओगे तो अलग अलग टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, राइट? लेकिन मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूं, तो मेरा जो लिक्विड है, राइट, जो मेरा लिक्विड है, सल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजों से मिलकर बनता है मेरा सोल्यूशन। सल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बनता है आपका सोल्यूशन। अब आप बोलेंगे मैम सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो मैं आपको एक जनरली बात बोलूं, दो चीजों को जब मिला रहे हो, एक चीज ऑब्वियसली ज्यादा होगी, एक चीज ऑब्वियसली कम होगी, राइट? जो आप ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, जो आप लार्ज अमाउंट में लेते हो, उसको आप बोल देना कि वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है? और जिसको आप लेस अमाउंट में ले रहे हो, उसको आप बोल देना कि वो आपका क्या है? वो आपका क्या है? वो आपका सल्यूट है। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? जो कम अमाउंट में है वो सल्यूट है, जो लार्ज अमाउंट में है वो आपका क्या है? सॉल्वेंट है। ऑलराइट, अब अगली बात, मैम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा? क्योंकि मैं लिक्विड सोल्यूशंस की यहां पे बात कर रही हूं, तो लिक्विड सोल्यूशन के केस में मेरा सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, यानी कि मैं कुछ ना कुछ लिक्विड में ही मिला रही हूं, राइट? यानी कि मैं कुछ ना कुछ लिक्विड में ही मिला रही हूं, राइट? तो मेरे अलग अलग टाइप के सोल्यूशन कैसे आएंगे? सबसे पहले हो सकता है मैंने एक गैस को लिक्विड में मिला दिया, उसके बाद में हो सकता है कि मैं दूसरे लिक्विड को ही लिक्विड में मिला रही हूं, समझेंगे अभी कैसे मिलाएंगे। और या फिर ये हो सकता है कि मैं एक सॉलिड को लिक्विड में मिला रही हूं। तो मेरे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे, दैट इज गैस एंड लिक्विड का सोल्यूशन है। एग्जांपल के लिए बोलो क्या हो सकता है? जल्दी से बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो बहुत ज्यादा पीने का मन करता है, क्या है? गलत मत सोचना, हम बात कर रहे हैं किसकी? कोल्ड ड्रिंक की, है ना भाई? कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है? CO2 ही तो मिलाई जाती है, पानी के अंदर CO2 मिलाई गई है, राइट? कौन कौन फिज का आनंद लेता है? फिज कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आती है, राइट? सो ये हमारी क्या है? गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड ये तो बहुत आसान है मैम, दो चीजों को एक दूसरे में मिला दो। किस किस को मिलाओगे? दो लिक्विड चीजों को एक दूसरे में मिला दो। अब फिर से आप गलत सोच रहे हो, मैं बात किसकी कर रही हूँ? जूस ले लो यार, जूस को पानी में मिला दो, डाइल्यूट कर देते हैं उसको, क्या ही दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अगर मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ, कोई भी एक ऑरेंज जूस ले लो, ठीक है? ऑरेंज जूस को हम लोग पानी में मिला देते हैं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल ऐसा ले रही हूँ जो आप लोग रिलेट कर सको। ऑरेंज जूस को आप वाटर में मिला दो। सॉलिड तो बहुत आसान होगा। सॉलिड का क्या होगा भैया? यहाँ पे डबल डबल चल रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। ऑरेंज जूस वाटर के साथ, राइट? और सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? सॉलिड, कुछ भी सॉलिड, चीनी सॉलिड ही होती है भाई, है ना? तो क्या होगा? शुगर इन वाटर, है ना?
शुगर इन वाटर। सो टेक्निकली ये मेरे पास अलग अलग टाइप के सोल्यूशन आ गए हैं। अब इन अलग अलग टाइप के सोल्यूशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर बन गया है आपका, है ना। अब सवाल आएगा पेपर में, आपको अक्सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर को बेसिकली कुछ लॉज में क्लासिफाई कर दिया गया है। सवाल जब पेपर में आएगा उसको उठाने से पहले तुम्हें कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोग को देने जा रही हूं। जब भी सवाल आए आपके पेपर में, क्या करना है आप लोगों को, आपको देखना है कि वो मिक्सचर किसका है, वो मिक्सचर गैस का है, लिक्विड का है या सॉलिड का है। आई थिंक जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उन सबको मैं ये बात बता चुकी हूं, और जो भी नया बच्चा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन रहेगी। दैट इज कि जब भी क्वेश्चन लगाओगे आपको क्या देखना है कि आपका मिक्सचर कौन से टाइप का है। अगर गैस इन लिक्विड का मिक्सचर है तो एक फॉर्मूला लगेगा जिसको हम बोलेंगे, बेटा क्या चैट बॉक्स में आना चाहिए, हेनरीज लॉ। इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन जब भी एक सवाल आएगा गैस इन लिक्विड का, एक ही फॉर्मूला लगेगा वहां पे, वो कौन सा होगा, हेनरीज लॉ का, राइट। अगर लिक्विड इन लिक्विड की हम बात कर लें, तो किसका हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, रॉल्स लॉ का। किसका होगा, रॉल्स लॉ का। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड एंड लिक्विड का क्वेश्चन है तो सवाल बनेगा कहां से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाली चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंप्लीट चैप्टर केवल इसी के आसपास घूमता है और केवल यही चीजें आपको आनी जरूरी है। अगर ये आपको आ जाता है तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ गया, बेसिक सभी लोगों को फंडा क्लियर है, ऑलराइट क्लियर है। चलिए, बहुत शानदार तरीके से आप समझ रहे हैं मेरे साथ। भाई इस लाइक का सिलसिला नहीं रुकना है, आपको आपस में अपने दोस्तों को खुद बोलना है कि भाई मैम पढ़ाएंगी हम लाइक करवाएंगे, ऐसा होना चाहिए। मैम पढ़ाएंगी हम सेशन को शेयर करवाएंगे, इतना तो भरोसा चाहिए मुझे। अगर मैं लगी हुई हूं यहाँ पे तुम्हें नंबर दिलवाने के लिए, तो तुम्हारा भी बनता है इक्वली यहाँ पर अपनी डेडिकेशन को शो करना। समझ गए हो? चलो आगे बढ़े और समझते हैं आगे कुछ बातों को, जो है कंसंट्रेशन। अब इतना हम समझ गए हैं कि सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। अब सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, भाई उसमें क्या है, कितना है, तुमने कितनी चीनी डाली है, कितनी चीनी कितने लीटर पानी में डाली है, या कितनी चीनी कितने ग्राम पानी में डाली है। तो बेसिकली मेरे को कुछ ना कुछ एक ऐसी टर्म चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि वो जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन इंग्लिश में बोले तो हमारा जो फोकस है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन बोले तो कि भाई किसमें कितना क्या डाला गया है, वो आपको कौन बताएगी, कंसंट्रेशन। और इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके आप लोगों के पास होते हैं, जिनमें से कुछ तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तरीके बस नाम के लिए अपने को याद करना है, तो नाम के लिए हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है यार, अगर मेरे को मास परसेंटेज के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, मास परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो आई थिंक हर मैथ्स के बच्चे को आता है, अगर बायो वाला है तो उसको भी पता है, परसेंटेज तो उसकी भी निकलती होगी जब स्कूल के पीटीएम होता है ना। तो अगर मैं मास परसेंटेज की बात करूं, मास परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ कॉम्पोनेंट जिसकी भी मास परसेंटेज निकाल रहे हो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल के तौर पे अगर तुमने 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम, या मैं बोलती हूं यहां पे चलो 90 ग्राम पानी में मिलाया, तो पूछ रहा है यार ग्लूकोज की मास परसेंटेज क्या है, ग्लूकोज की मास परसेंटेज क्या हो जाएगी भाई, ग्लूकोज की निकालनी है तो ऊपर ग्लूकोज का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा 10 प्लस 90, ठीक है, और इंटू 100, ठीक बात। तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 100, ठीक बात। तो क्या आ जाएगा 10%, ठीक बात। क्या हो गया 10%, सिंपल सी कहानी है भाई। जिसका भी निकालना है उसका मास ले लो, याद रखना ग्राम में लेना है, क्योंकि मास ग्राम में आता है, वेट वैसे तो हम लोग का किलो में आता है, पर हम छोटी छोटी चीजों को ले रहे हैं तो ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। या फिर एक काम ये करना कि जो ऊपर है वही यूनिट नीचे रखनी है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, जनरली ग्राम में लेंगे, राइट। ऊपर जिसका निकालना है मास परसेंटेज वो, नीचे सोल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, उसको बोल देंगे मास परसेंटेज। क्लियर है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को? फॉर्मूला आपको आना चाहिए इसका, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं समझना है इसमें। अगला वॉल्यूम के टर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, जैसे मैंने मास लिया था अब मैं वॉल्यूम ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लीटर ग्लूकोज, चलो मैं बोल देती हूँ 70 लीटर, ठीक है, नंबर बदल देते हैं, 70 लीटर ग्लूकोज को मैंने आपके 90 लीटर वाटर में डाला। अब मैं ये क्यों ले रही हूं,
क्यों ले रही हूँ, या फिर मैं बोल देती हूँ क्यों ले रही हूँ मैं ऐसा, मैं इसको ऐसा इसलिए ले रही हूँ, ऐसा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को क्या मिल जाए, कि मेरे को एक करेक्ट राउंड ऑफ फिगर मिल जाए समझाने के लिए, है ना। 70 लीटर ग्लूकोज को 30 लीटर वाटर में डाला, तो भाई ग्लूकोज की वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ग्लूकोज की वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी मैम, ग्लूकोज कितना है 70 लीटर है, ठीक है, या लीटर की जगह ml ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितनी है 70 + 30 है, और इंटू 100 कर दो, कितना आएगा भाई 70 अपॉन 100 इंटू 100, राइट। यहां से कितना आ जाएगा 70%, कितना है 70% V/V, 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका ग्लूकोज ये सोल्यूशन है। कैसे लिखोगे कि भाई ये 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ग्लूकोज इन वाटर का सोल्यूशन है, ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इससे ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या लेते हैं ऊपर, क्या लेते हैं नीचे, इनटू 100 कर देते हैं, ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऑलराइट, अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, यानी कि मास बाय वॉल्यूम का अगर पूछ ले तो कैसे पूछेगा, अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ml वाटर में मिलाया, ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसमें कि आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बता देंगे यहाँ पे। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के जाएंगे मेरे को, बहुत सिंपल है, डिवाइड कर देना है, सेम ऐसे ही रखना है, ऊपर मास रखना है, नीचे वॉल्यूम रखना है, दोनों को डिवाइड कर देना और कमेंट करके बताना है कितना W/V का यहाँ पर आपका परसेंटेज बच्चों निकल कर आ रहा होगा। ऑलराइट, ग्रेट। चलो ये तो 3 नाम की हैं, ठीक है, ये तो 3 नाम की। अब काम की पे आ जाते हैं। काम की कंसंट्रेशन टर्म्स है ये जो यहां से अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे होगा पूरे के पूरे चैप्टर में। सवाल पहले आएगा मोल फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें A और B है, क्या है A और B है, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, A का निकाल रहे हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में अगेन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, राइट। ये हो जाएगी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A। कभी कभी अगर नंबर ऑफ मोल्स, भाई इतना फॉर्मूला तो बेसिक पढ़ के आए हो ना क्लास 11th में, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। क्लियर है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है क्या 16 + 16 इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज गिवन मास इज 32, मॉलिक्यूलर मास इज 32, कट जाएगा, कितना आया 1 मोल होगा, क्या आएगा 1 मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोगों को आना चाहिए, वो हमने फॉर्मूला लिख दिया है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे ही B का निकल जाएगा, B का भी फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। अगर B का फॉर्मूला आप लोग चाहेंगे तो XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा ऊपर वो आएगा जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, B का निकाल रहे हैं तो B के मोल्स, नीचे सोल्यूशन के मोल्स सेम रहेंगे, ठीक बात। अच्छा कभी कभी आपसे एक चीज एक मोल फ्रैक्शन देगा दूसरी नहीं देगा, तो उसके लिए क्या करना है, याद रखना है यू हैव XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, राइट। वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। अगर यहां से इसकी वैल्यू 0.3 आई है, अगर XA मेरा 0.3 है बेटा, XA मेरा 0.3 है, तो XB क्या हो जाएगा 1 - 0.3, यहां से 1 - 0.3 0.7। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें दोनों ही निकाल के देखनी है, तुमने एक निकाल लिया दूसरे को 1 से माइनस कर दो, वहां से आपको दूसरी मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। ऑलराइट, क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन निकालनी, ठीक है भाई, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंसंट्रेशन टर्म पे जिसको बोलते हैं मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक बात, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में इसकी वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में ये। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गिवन मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और अक्सर वॉल्यूम हमें ml में देता है, तो ये फॉर्मूला रिजॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा WB अपॉन MB
इंटू वॉल्यूम इन ml अगर दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? मोलैरिटी का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, आराम से लिख लो उसको ढंग से। अगर ml में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। WB इज द मास ऑफ योर सॉल्यूट एंड MB इज योर मोलर मास ऑफ योर सॉल्यूट। क्लियर है भाई? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? एवरीवन क्लियर? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। ठीक है, अलग बात करें मोलैलिटी की, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे नीचे क्या जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। राइट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगेन क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इज Ma इनटू kg। ठीक है, अगर ये ग्राम में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ स्मॉल m and this is your molality. This is your molality. समझ गए हैं या नहीं समझे? सभी बच्चे समझ गए हैं या नहीं समझे हैं? यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? एवरीवन, ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल चैप्टर में करने को मिल ही जाएगा। एक सवाल स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। मोलैलिटी बतानी है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई? कार्बन है 12 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस अगेन कार्बन है, देन आपका 2 इंटू 16 प्लस 1। मॉलिक्यूलर मास ये आ जाएगा, दैट इज 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1। कितना हो गया? 3 और 2 4, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10। अगेन 10 हो गया, 3 और 1 4 5 6। अप्रोक्सीमेटली 60 आ रहा होगा यहाँ पे आपका इसका मॉलिक्यूलर मास। सो देख लो एक बार सही है या नहीं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम। यहाँ से मैंने निकाल दिया 60 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 75 ग्राम दे रखा है, तो नीचे 75 ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ से आपकी मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। जल्दी से बता दीजिए मोलैलिटी क्या निकल कर आएगी क्विकली इन द चैट बॉक्स। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर योर मोलैलिटी। क्विकली इन द चैट बॉक्स। बोलो बोलो बोलो, सभी बच्चे डाल देंगे चैट बॉक्स में। क्या होगा? 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 75, अप्रोक्सीमेटली 0.5। कितना आ रहा है भाई? 0.5 स्मॉल m इज योर मोलैलिटी फॉर दिस गिवन सोल्यूशन। कुछ भी नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालिए ना भाई। क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट ये आपने निकाला है कैलकुलेट करके 60 ग्राम पर मोल। ठीक बात। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है उसने आपको? सॉरी, गिवन मास तो हमने क्वेश्चन में गिवन है। गिवन मास मतलब कितना ग्राम लिया है? कितना लिया है? 2.5 ग्राम। ये आपने निकाल दिया है 60 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हो गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना? 75 ग्राम। फॉर्मूले में पुट कर दिया है और आंसर आपका आ गया है। भाई जल्दी से बता दो यहां तक कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो चुका है? सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको वन शॉट मैंने करवा दी है और इसके बाद मेन सेक्शन इस चैप्टर का शुरू होगा सारी लॉस के साथ। कहानी की तरह सुनते चले जाना, दिमाग में कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा। केवल और केवल फोकस नहीं टूटना चाहिए। जिसका फोकस टूटा उसका नंबर गया, समझ लेना। फोकस टूटा, नंबर गया, तो फोकस रखना ही पड़ेगा। अगर नंबर चाहिए, अगर चाहिए, अब तो बेटा जाग जाओ। अब तो आखिरी समय आ चुका है। अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे बेटा? समझ रहे हो? तो अब तो छोड़ना ही नहीं है चीजों को, समझ रहे हो? इसके बाद कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए, तुम्हारी कोई नहीं आएगा। यहाँ पे हम खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं ताकि तुम्हें आखिरी मोमेंट पर एक ऐसा लाइफ सेविंग बोट पर बिठा दें कि तुम्हारी ये जो नदी है बोट्स की, कम से कम ये पार हो जाए। राइट? सो क्लियर है भाई? समझ में आ गया? बढ़ो आगे। अगला चलो, तो अब फॉर्मूला थोड़ा सा रोक देते हैं, फॉर्मूले की कहानी को अब समझते हैं चीजों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। कंसंट्रेशन समझ लिया, अब सॉल्युबिलिटी क्या है कि यार कौन सी चीज किस में डिसॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड से मैंने अपने फेवरेट एग्जांपल के साथ हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश करी है। सॉलिड इन लिक्विड में सिंपल चाय मान लीजिए, चाय होती है ना, चाय, कितने बच्चे चाय पीते हैं भाई? चाय की चुस्कियां ली जाती है। राइट? आजकल तो सर्दियों का मौसम है, रात बहुत हो चुकी है, ठंड लग रही है, तो मम्मी से एक कप चाय मंगा ली जाए कि भाई मम्मी सोना नहीं है हमें, है ना? तो चाय की अगर हम बात कर लें तो चाय क्या होगी? चाय में अब तुम सब छोड़ दो, क्योंकि भाई फिर आप बोल दोगे मैम ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, तुमने इसमें इलायची, अदरक, दालचीनी, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करूँ, चाय पत्ती और
और पानी, या फिर तुम चीनी चाय पत्ती पानी मान लो, चाय पत्ती को निकाल दूंगी मैं, ठीक है, तो होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन चाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दो फैक्टर्स हैं जिसपे सॉल्युबिलिटी मेनली डिपेंड करती है। हालांकि डिपेंड तो करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी, लेकिन मेनली जो पेपर में पूछा जाता है वो दो फैक्टर्स है। वो है भाई क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। बहुत जरूरी है, इसको समझ लेना, एकदम दिमाग में कॉपी पेस्ट कर लेना इसको। प्रेशर और टेम्परेचर, क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है भाई, प्रेशर और टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर बात करें मैम प्रेशर का क्या असर होगा, सोचो तुम एक सॉलिड चीज को लेके बैठे हो और सॉलिड को तुम एक लिक्विड में डाल रहे हो। सॉलिड एक ऐसी चीज है जो हार्ड है, जिसको तुम दबाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्थरों पे तुम कितना ही, मतलब तुम बोलो कि मैम अगर जेसीबी से तोड़े तो टूट जाएगा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन तुम नॉर्मल प्रेशर लगाओगे तो क्या वो हिलेगा अपनी जगह से? पत्थर नहीं हिलेगा। प्रेशर का क्या उस पर असर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम सॉलिड स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है। तो तुम कितना ही जोर लगा लो प्रेशर का, तुम्हारा प्रेशर से सॉलिड सोल्यूबल नहीं होगा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे क्या होगा? नो इफेक्ट होगा। क्या होगा? नो इफेक्ट हो रहा होगा, कोई असर नहीं होगा। रीजन क्या होगा मैम इसका? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन में मार्क करेंगे। रीजन मैम इसका ये है, क्या है मैम रीजन? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या है? रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सीयूटी में भी आता है, ये नीट में भी आता है और ये बोर्ड्स में भी आएगा, समझ रहे हो। तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी पे जो प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। आपको एमसीक्यू में डाल सकता है वो, इनमें से कौन से फैक्टर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा। आपको मार्क करना है किसका नहीं होगा, आपके प्रेशर का नहीं होगा, ठीक बात। आ जाओ अगले पे, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, है ना। तो याद करो, चीनी और चाय की बात मैं कर रही थी। तो चाय भाई जो मुझसे पढ़ चुका है उसको तो पता है ना। थोड़ा चार्ट बॉक्स में बता दो, तुम बता ही सकते हो मुझे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं याद करवाना चाहूंगी। टेम्परेचर का क्या बताओ, चाय ठंडी पीते हो या गर्म पीते हो? कैसे याद रखना है? चाय ठंडी पी जाती है, गर्म? चाय यार कोई ठंडी पीता है तो भाई वो तो चाय के साथ धोखेबाजी कर रहा है ना। तो चाय कैसे पीते हैं मैम? गर्म पीते हैं। कैसे पीते हैं? गरम चाय की प्याली हो, है ना। क्यों भाई गरम पीते हैं? क्योंकि गरम जब करोगे तुम एक लिक्विड को तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक सॉलिड की सॉल्युबिलिटी उसमें बढ़ती चली जाएगी। जो चाशनी बनती है चीनी की, आप क्या करते हो? चीनी को उसमें डिसॉल्व करवाने के लिए उसको उबालते रहते हो और जैसे जैसे उबालते रहते हो उसमें और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर मिलती जाती है। तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है एक लिक्विड सोल्यूशन की फॉर अ सॉलिड सोल्यूट, राइट। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छा, टेम्परेचर देने वाले प्रोसेस को, हीट देने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। क्या होता है? एंडोथर्मिक, हीट देना। तो किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जिसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है? गर्म चाय की प्याली गर्म पी जाती है, क्यों पी जाती है? गर्म में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वही अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल लैब में तुमने कभी रिएक्शंस करे हो तो लैब में कभी कभी NaOH का जो NaOH इज अ बेस, उसकी व्हाइट गोलियां आती हैं, उसको जब पानी में डालते हो तो क्या होता है? पानी का जो बीकर है वो गर्म हो जाता है, यानी कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वहां पे एक सॉलिड का लिक्विड में जाना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट यहाँ पे मुझे बाहर मिल रही है। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आप हीट वापस बाहर पा रहे हैं एक सॉलिड को लिक्विड में डाल के, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपकी घट रही होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, अक्सर इसमें हम गलतियां कर देते हैं। तो दो फैक्टर मैंने आपको याद करवाए सॉलिड के। प्रेशर का कोई असर नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की। लेकिन हाँ, अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें आप हीट देते हैं
ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या आती है, हीट रिलीज होती है, या फिर मैं बोलूँ हीट लेते हैं, यानी कि हीट रिलीज होती है। जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है उसके केस में सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। क्लियर है भाई, सभी लोगों को क्लियर है? ग्रेट, चलो आगे बढ़ो। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं, किसकी बात कर ली मैंने, सॉलिड इन लिक्विड की, राइट। मैंने चीनी और पानी की बात की है। अब मैं बात कर लेती हूँ गैसेस की। गैसेस की अगर मैं बात करूँ, एक गैस को एक लिक्विड में मिलाना। अब गैसेस की बात कर लेते हैं, तो याद रखना है भाई, गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल है। तुम गैस पे प्रेशर डालोगे तो लिक्विफाई हो जाएगी, और लाइक इट डिसॉल्व्स इन लाइक। तुम गैस को एक लिक्विड में मिला रहे हो, लेकिन तुमने उस पर प्रेशर लगाया तो वो गैस ऑलरेडी लिक्विड बनने की कगार पे आ चुकी है। अब लिक्विड को लिक्विड में मिलाना तो बहुत ही आसान है ना। कभी तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, चीनी को तुम पानी में मिला रहे हो, या तुम दो पानी को दूध में पानी मिला रहे हो, कभी मिक्स घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भाई सेम चीज है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, राइट। सो जैसे ही प्रेशर डालोगे गैस पे, वो लिक्विफाई हो सकती है, और इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से बेटा, प्रेशर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी फॉर अ गैस। गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। इसको कौन बोलता है? इसको बोलते हैं हेनरीज बाबा, और उन्होंने बताया है अपनी हेनरीज लॉ में। आ जाती है आपके हेनरीज लॉ, पहली लॉ पिक्चर में। हेनरीज लॉ आपको ये बोलती है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, यहां पर आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है फॉर एग्जांपल बी, इसमें मैं गैस ए डाल रही हूं। क्या डाल रही हूं? गैस ए डाल रही हूं, ठीक है। अगर मैं इसमें गैस ए डाल रही हूं, तो गैस को मैंने इसमें डाला, यहां पे ए के मॉलिक्यूल आ गए, और क्योंकि ये गैस है तो कुछ ना कुछ तो यहां ऊपर वेपर फेस में भी रहेगी ना, राइट। यानी कि ये अगर मेरा लिक्विड है और ऊपर मेरा वेपर है, तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो गैस ए है, इसका जो प्रेशर है भाई, प्योर प्रेशर है, ऊपर के फेज में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस फेज में तो प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ पर जो प्रेशर है, राइट, ये आपका कहाँ पे गैस का प्रेशर है वेपर फेज में, ठीक है, ऊपर जो है वेपर फेस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। मोल फ्रैक्शन यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड में ये डिसॉल्व है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये किसमें? लिक्विड फेस में, राइट, किसमें? लिक्विड फेस में। यानी कि इससे क्या बता रहा है कि एक गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंट है उसके प्रेशर के ऊपर, यानी कि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। किसने बताया? हेनरीज लॉ ने ये बात आप लोगों की बता दी। तो हेनरीज लॉ क्या कहती है? हेनरीज लॉ कहती है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। जब ये सिंबल हटता है तो फॉर्मूला आता है PA इज इक्वल्स टू KHXA, जहां पर मेरा KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है भाई? क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। एवरीवन क्लियर? दिस इज योर हेनरीज कांस्टेंट। ऑल राइट, जल्दी बता दो भाई, समझ में आ गया? यहां तक मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे बच्चे भाई यहां तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सीख के जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? एवरीवन क्विकली इन द चैट बॉक्स। समझ गए? यहां पर मैम XA क्या है? XA मेरी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस की है, याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो लिक्विड फेस में होगी, तो इन लिक्विड फेस। ठीक बात? ये क्या है? दिस इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A in vapor phase, in vapor phase। ठीक बात? क्लियर है? ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भाई। अच्छा, अब एक जो ग्राफ आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ये देखो, यहां पर भी मैंने इसने दिखा दिया है, इसको समझ लो। इसको, ये मेरे पास एक लिक्विड है, राइट, एक लिक्विड है, इसके ऊपर मैंने पिस्टन से इसको दबाया, तो ये दबा, ठीक है। पहले देखो कितने अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, कितने अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अब देखो कितने पास पास आ गए, यानी कि ऑब्वियसली मेरी सॉल्युबिलिटी यहां पर बढ़ रही है, राइट, मेरी सॉल्युबिलिटी यहां पर बढ़ रही है। और अगर तुम्हें ग्राफ पूछ ले, राइट, तुम्हें यहां पे ग्राफ पूछ ले, मैंने क्या बोला? PA इज इक्वल्स टू KHXA, तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ? PA अपॉन XA इज इक्वल्स टू KH। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? PA को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, ठीक है, अगर मैं PA को कांस्टेंट मान लूं तो मैं क्या बोल सकती हूं? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर XA। ठीक है, यानी कि अगर तुम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाओगे
तो तुम्हारा हेनरीज कांस्टेंट घटेगा। तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ रही होगी। और अगर मैं ग्राफ पूछ लूं आपका प्रेशर वर्सेस हेनरीज कांस्टेंट का, तो यहां पर से ग्राफ भी आपका क्या निकल के आएगा, यहां पर से आपका ग्राफ भी यही निकल के आएगा कि प्रेशर बढ़ाने से आपका जो हेनरीज कांस्टेंट है वो बढ़ता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दो। हाँ भाई, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा लगेगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ गए यहां तक तो सारे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, हेनरीज लॉ क्लियर है, आई थिंक एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है। दूसरी लॉ की बात कर लेते हैं। दूसरी लॉ नहीं बात कर रहे हैं अभी, हम सॉल्युबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे अब टेम्परेचर के ऊपर, राइट? किसके ऊपर बात करेंगे? टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, दो फैक्टर समझने थे। देखो यहाँ पे मैं लास्ट में बताऊंगी, चलो पहले यहाँ पे समझो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसकी? कोल्ड ड्रिंक का। हाँ जी, कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं या गर्म पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हैं या गर्म पीते हैं सारे बच्चे? भाई कोल्ड ड्रिंक गर्म कौन कौन पीता है? कौन एकदम साइको बच्चा है यहाँ पे हमारे साथ? क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कैसे? ठंडी पीते हैं ना, ठंडी पीते हैं, यानी कि ठंडी यानी कि लो टेम्परेचर पे, है ना, यानी कि लो टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, यानी कि कोल्ड ड्रिंक को गर्म करने से हमें मजा नहीं आ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी घट रही है, राइट? तो कोल्ड ड्रिंक कैसे पीता है? ठंडी पीते हैं, यानी कि कम टेम्परेचर पे पीता है। क्यों पीते हैं? क्योंकि कम टेम्परेचर पे आपकी जो गैसेस है उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती है, राइट? तो इसीलिए अगर मैं आपको समरी दूं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, तो वहां पे आपको याद रखना है ये बात कि प्रेशर का कोई असर नहीं है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं, उल्टा लिख दिया मैंने, प्रेशर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, राइट? टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट रही है एक गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। सारी बातें क्लियर है? दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है बच्चों? ऑल राइट, इसमें डरने की क्या बात है? समझ रहे हैं? राइट, समझ गए? चलो तो अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक की मैं बात करूं तो भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने बच्चों ने खोली है? आई थिंक हर बच्चे ने खोली है जिंदगी में, कभी ना कभी तो कोल्ड ड्रिंक पी होगी। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब खोलते हैं तो कैसी आवाज आती है? क्यों आती है? क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रेशर पे बंद होती है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो CO2 की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आ जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा फिज का मजा आए, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है, राइट? ताकि सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाए, राइट? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल को सील किया जाता है एट हाई प्रेशर। रीजन इसका क्या है? क्योंकि हेनरीज लॉ ये बोलती है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ रही होगी। समझ गए? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगेन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगली बात, अगर मैं जा रही हूं ऊंचाई पर, राइट, पहाड़ों पे। कौन कौन गए भाई पहाड़ों पे? आजकल तो कसौल जा रहे हैं लोग। कौन कौन चल रहा है भाई? देखो यहाँ पे नदी भी बना देते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे थोड़े से पेड़, ठीक बात, ग्रेट। हाँ भाई, तो जब हम लोग, एक बच्चा है यहाँ पे मेरे पास, दैट इज बहुत सारे बच्चे हैं, एनीवे तो मैं यहाँ पे किसी का नाम लेके उसको दुखी नहीं करूंगी। एक बच्चा है यहाँ पे खड़ा है, फिर वो ट्रैकिंग करके गया, यहाँ पे उसके कमर पे एक बैग है, तो यहाँ पे ये ऊपर पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, ठीक है? तो जो यहाँ पे नीचे जमीन है, यहाँ पर आपका प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर आपका नॉर्मल है, ठीक है? या फिर मैं लिख देती हूँ नॉर्मल है। जब मैं ऊंचाई पर जाती हूँ पहाड़ों पर, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाई, ऊपर ऊंचाई पे जाने में प्रेशर मेरा कम हो जाता है, राइट? एंड यू नो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। अब मैं किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रही हूँ? आपकी रगों में खून बह रहा है और खून के अंदर है ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में है ऑक्सीजन। सो बेसिकली आप ये जो बच्चा है इसके अंदर है मिक्सचर ऑक्सीजन इन ब्लड का, ठीक है? और ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ये घटेगी जब ये ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा
और जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसको एक प्रॉब्लम होगी जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया, यानी कि इसको सोचने में दिक्कत होगी, इसको रेस्टलेसनेस फील हो रही होगी। क्यों भाई? क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ ऑक्सीजन कर रहा है। अब ऑक्सीजन ही अगर कम हो जाएगा तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी हमारी, राइट? सो ऑक्सीजन इन ब्लड अगर मैं बात करूं, यहां पर ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो एक मेडिकल कंडीशन एनॉक्सिया यहां पर आपका क्रिएट हो जाता है। अगेन दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ योर हेनरीज लॉ। ठीक है, किसका एप्लीकेशन है? हेनरीज लॉ का ही आपका एप्लीकेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाई एल्टीट्यूड हो गया। अगर हाई एल्टीट्यूड हो गया तो यहां पर एक चीज बाकी रह गई है, वो है समुद्र। ठीक है, यहां पर समुद्र है। ठीक है, यहां पे मछलियां हैं। ठीक है, मछलियां यहाँ पे हमारी। तो एक बंदा है, अब ये समुद्र पे खड़ा है यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे नीचे चला गया। ठीक है, समुद्र और ये है पहाड़। ठीक है, मतलब इसको तो ऐसा याद ही कर लेना। ऊपर प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, जब ये नीचे जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो इंसान है जो कि अभी तक ऑक्सीजन पे जी रहा था, अब ये नाइट्रोजन को भी ले लेता है अपने ब्लड के अंदर, यानी कि अंदर जब जाएगा तो नाइट्रोजन एक्सेस में इसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां तक तो सही था, लेकिन अब जिंदगी भर तो मछली की तरह नहीं रहेगा, फिर ये ऊपर आएगा। जैसे ही ये ऊपर आएगा, यहां पर अब प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि भाई यहां ज्यादा था, नॉर्मल यहां पे कम हुआ है। कम हुआ है तो यहां पर सॉल्युबिलिटी अचानक से गिरेगी। अचानक से गिरेगी तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहां पर ये आपकी जो मसल्स है वहां पे ब्लॉकेज कर देती है। मसल्स जो है वहां पर ब्लॉकेज कर देती है। ब्लॉकेज करने की वजह से एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन बन जाती है, और जिसको बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंड्स। तो बेंड्स क्यों हो रहा है? प्रेशर की अचानक से कमी होने की वजह से, जब ये बंदा नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट? सो इस बेंड्स की कंडीशन से बचने के लिए ये जो बंदा है, इसका जो ऑक्सीजन का बैग है उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि एक इनर्ट गैस होती है, ताकि ये जो कंडीशन है इसको ना ये इंसान फेस करे। ठीक है, तो अगेन ये एप्लीकेशन किसका है? ये आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। जमीन के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, जमीन के ऊपर जाओगे प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक बात, क्लियर है? अच्छा, ये जो मछलियां हैं, ये मछलियां ठंडे पानी में क्यों रहना पसंद करती हैं? ये ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं? अगेन ये सवाल आएगा, क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, राइट? यानी कि जो पानी है इसमें ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये बहुत आराम से ऑक्सीजन को ले पाएगी, राइट? तो इसीलिए ये ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं। ये अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, हेनरीज लॉ से। ऑलराइट भाई, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। एक काम खत्म होता है रॉल्स लॉ। ठीक है, ये सिंपल है। रॉल्स लॉ यानी कि अब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ऑरेंज जूस, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिला दूं, एसीटोन पानी को मिला दूं, ठीक है, एल्कोहल पानी को मिला दूं, है ना? दो लिक्विड को मिला रहे हैं। तो जब मैं, अब लिक्विड्स क्या है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है? जो इजीली वेपराइज होना चाहिए, जो बॉयल ऑफ होना चाहिए, राइट? सो जब मैं दो लिक्विड सोल्यूशन को मिला रही हूँ तो सबका जो पार्शियल प्रेशर है वो इंडिविजुअल उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा। समझना है इसको कैसे? जल्दी से समझ लेते हैं। एक लिक्विड का सोल्यूशन ये है, एक लिक्विड का सोल्यूशन ये है। ठीक है, दोनों को मिला के एक बड़ा सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, राइट? यहां पर मेरा लिक्विड है ए, वॉलेटाइल है, तो कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर भी होंगे। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर है, लिक्विड ए है, तो इसका प्रेशर यहाँ पे क्या है? पी नॉट ए। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड बी है, वॉलेटाइल है, तो भाई कुछ ना कुछ अगेन वेपर में जाएगा, तो यहाँ पे इसका प्रेशर है पी नॉट बी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया और इस बड़े डब्बे में डाल दिया, यानी कि अब इसका मैं कलर बदल देती हूँ, ये आपका पिंक कलर का है। तो यहाँ पे अब मेरे पास बी भी है और मेरे पास यहाँ पर आपका ए भी है, तो ए का भी। ठीक है, तो अब वो पूछेगा ये मेरा मिक्सचर है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? भाई इसका फाइनल प्रेशर क्या होगा? क्योंकि ये तो लिक्विड है, इसमें दो चीजें मिक्सचर में है, राइट? सो ये रॉल्स लॉ क्या बोलती है? रॉल्स लॉ ये बोलती है कि इस लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर है,
इसका जो प्रेशर है, अगर मैं बात करूं इसका जो प्रेशर है यहाँ पे नहीं निकालूंगी मैं इसकी, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अब मैं फाइनल मिक्सचर की बात कर रही हूँ, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअली ए का प्रेशर निकालूं, पी ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ये इसने बोला, लेकिन जब यहाँ पर से सिंबल हटेगा तो यहाँ से पी ए बराबर आ जाएगा किसके, पी ए बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए एक्स ए, ये वाला प्रेशर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्योर का है। तो यहाँ पे ए का फाइनल प्रेशर है, यहाँ पर दो गैसेस हैं ए और बी, तो ए का जो फाइनल प्रेशर है वो बराबर है पी नॉट ए एक्स ए के। सिमिलरली अगर मैं बी के प्रेशर की बात करूं तो पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो यहां से आपका बी का जो फाइनल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक बात, क्लियर है? ये आ गया मेरा प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। यहां पर से अगर मैं पीटी का सोल्यूशन निकालूं, पीटी क्या होगा, पीटी क्या है भाई, मिक्सचर है किसका, ए और बी का। तो डेल्टन्स लॉ ये बोलती है कि जब एक मिक्सचर ऑफ गैसेस को आप लेके चलते हैं तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो प्रेशर है उसका सम बराबर होता है इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के। तो यहाँ पे मेरे पास गैस ए और बी है, तो बराबर किसके हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के, किसके, पी ए प्लस पी बी के। और यहां से मेरा ए मैंने निकाला है क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, और ये क्या है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक बात, यहां नहीं कि मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने निकाल दिया कि मैम मेरा पी ए बराबर है पी नॉट ए एक्स ए के, और मैम मेरा पी बी बराबर है पी नॉट बी एक्स बी के, तो मैम मेरा पी टी बराबर किसके है, पी ए प्लस पी बी के। तो मैम इसको क्या बोल सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक बात, क्लियर है भाई? जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है सभी लोग को? हाँ, तो यहाँ पर अगर मेरा ये हो गया है तो अब जरा सोचिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों मोल फ्रैक्शन का सम बराबर किसके होता है, 1 के। तो एक्स ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के। ठीक है, ये डेरिवेशन भी पेपर में आ सकती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक बात, क्लियर है यहाँ तक? तो यहां से अगर मैं से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे डबल डबल यार क्या है इसको, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स बी देखो कॉमन है, राइट। सो अगर मैंने पी नॉट ए को ऐसा ही छोड़ दिया और यहाँ पे प्लस के सिंबल के साथ एक्स बी को कॉमन ले लिया, तो प्लस के साथ क्या है पहले, पी नॉट बी, और माइनस के साथ क्या है, पी नॉट ए। ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा पीटी का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीटी। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से सारे बच्चे बताइए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 फॉर्मूले मिल जाएंगे, इट यू विल बी गेटिंग 3 फॉर्मूलाज। एक तो फॉर्मूला ये हो गया पीटी का, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा पी नॉट ए का, और एक फॉर्मूला ये हो जाएगा पी नॉट बी का। तो ये 3 फॉर्मुलेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बात कर रहा है 2 लिक्विड के मिक्सचर का। ठीक है, किसका बात कर रहा है, 2 लिक्विड के मिक्सचर का। ये क्या है, ये आपका प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर। और ये पीटी क्या है, दिस इज योर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ए एंड बी, दोनों के मिक्सचर का ये आपका सम कहला देगा। ठीक है भाई, एवरीवन क्लियर? चलिए, तो ये हमारी रॉल्स लॉ यहाँ से आ जाती है आप लोग के सामने। अब अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पर रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ से एक सवाल बन जाता है, तो इसको एक बार देख लो। हेनरीज लॉ बोलती है क्या, हेनरीज लॉ बोल रही है पी नॉट ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स ए। ठीक है, और अगर आपकी हेनरीज लॉ ये बोलती है तो रॉल्स लॉ क्या बोल रही है, पी ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स ए, और ये क्या बोल रही है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है हेनरीज लॉ,
और ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है आपकी रॉल्स लॉ। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि दोनों प्रेशर ही बता रही है, दोनों प्रेशर ही अगर मुझे बता रही है और दोनों को मुझे बराबर करना है, तो एक ही चीज दोनों में बदल रही है, वो है ये दोनों का क्या बदल रहा है, कांस्टेंट। तो अगर मेरे को इन दोनों को एक सिमिलैरिटी में लेके जाना है तो एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो कंडीशन क्या है, द कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ टू बिकम अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ इज, अगर आपका हेनरीज कांस्टेंट बराबर हो जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, राइट। सो उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पी नॉट ए लिखो या एक्स ए लिखो, के एच लिखो, एक ही बात है, बाकी सब बातें यहाँ पे सेम ही रहेंगी, राइट। सो ये कंडीशन आपसे अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, एवरीवन क्लियर। चलो भाई देखो, थकना नहीं है, थकना मना है, नहीं नहीं मैं नहीं थकता हूँ, ऐसे आपको बोलने, थकना नहीं है आप लोगों को। आखिरी के कुछ और मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने दो चीजें कवर कर ली हैं, बस एक आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी बच रही है। ठीक है, अच्छा आइडियल, अब रॉल्स लॉ आ गया तो दो चीजें आ जाएंगी, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आपका आइडियल सोल्यूशन है। इसके केस में इंथैल्पी मिक्सचर, जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ इंथैल्पी निकलेगी, मतलब कुछ हीट निकलेगी, लेकिन हीट का अगर चेंज जीरो है तो आइडियल है, और अगर आपकी वॉल्यूम का जो चेंज है वो भी जीरो है तो आइडियल है। यहां पर अगर मैं इंटरेक्शन की बात करूं, ये सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बराबर है सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन के, तो ये आइडियल सोल्यूशन का केस रहेगा। पर जिंदगी में आइडियल तो कुछ होता नहीं है, राइट, क्या है, नॉन आइडियल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा इसके ग्राफ भी एक बार देख लीजिए, इसका ग्राफ कैसा बनता होगा, मैं इसको स्क्वायर में बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसे ही एक साथ देख लो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्स ए लिख रही हूँ, यहाँ पे एक्स ए 0 है, यहाँ पे x से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्स बी 1 है तो यहाँ पे एक्स बी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ए के साथ मेरा यहाँ पे क्या प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पहली लाइन है पी ए इज इक्वल्स टू, पहली क्वेश्चन क्या थी, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो पी ए और एक्स ए का जब मैं ग्राफ बना रही हूँ, पी ए और एक्स ए का जब मैं ग्राफ बना रही हूँ, तो इस केस में एक जगह से ग्राफ आपका कैसा बनेगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। ठीक है, दूसरे एक्सिस पे ये बन रहा होगा ऐसा। ठीक है, और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका ऐसा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मेरे को ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा फॉर योर आइडियल सोल्यूशन। किसका, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ हमारे को कुछ ऐसा बच्चों मिल रहा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को, एवरीवन क्लियर। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, क्योंकि मैं इस वाली लाइन पे एक्स ए को प्लॉट करना चाहूंगी, तो मैं यहाँ पे इसको एक्स ए लिख देती हूँ, राइट, आई कैन राइट कि एक्स ए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे एक्स ए 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बी 0 है तो यहाँ पे एक्स बी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ए के साथ पी ए आएगा और यहाँ पे आपका एक्स ए आएगा, पी बी आएगा, यहाँ पे आपका पी बी आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन किसकी है, पी नॉट ए की है। ये वाली इक्वेशन किसकी है, ये वाली इक्वेशन किसकी है, अगर मैं बात करूं, ये पी नॉट बी, पी नॉट ए और ये पी टी, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी फॉर योर हेनरीज लॉ। ठीक है, ग्राफ अगर पूछ ले तो आप ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करूं तो दो तरीके के डेविएशन देखने को मिल सकते हैं, और दोनों तरीके के डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी डेविएशन की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, यानी कि ये आपको क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर बता रहा है, राइट, दिस इज टेलिंग यू वेपर प्रेशर। ये आपका पी ए है, ये आपका पी बी है। ठीक है, ये आपका एक्स ए है, ये आपका एक्स बी है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आपको जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिल रहा होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपकी रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहां पर आपके सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रेटर देन होती हैं देन योर सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन।
ठीक है भाई, क्लियर है। यानी कि जो बन रहा है, देखो कैसे याद करना है, पॉजिटिव है तो जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि बन क्या रहा है, सल्यूट सॉल्वेंट मिलके बन रहा है, कुछ अपना अपना अलग चीज बना रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका वीकर देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वीकर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका इंथैल्पी चेंज 0 के बराबर नहीं है, वॉल्यूम चेंज भी 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल याद करना जो आपस में डिसॉल्व ना करे, यानी कि पोलर नॉन पोलर का मिक्सचर, इथेनॉल और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, यानी कि ऐसे सोल्यूशन जो आपकी सॉल्युबिलिटी की प्रिंसिपल को डिफाइन ना करे वो आपके हो जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन। वहीं पर अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जो आपकी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, उस केस में आपका क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है बच्चे वो आपका लेस देन आ रहा होगा देन योर एक्सपेक्टेड प्रेशर। यानी कि अगर ये मेरा ग्राफ है इसका, अगर ये मेरा ग्राफ है इसका और ये मेरा PA है, ये मेरा XA है, ये मेरा PB है और ये मेरा XB है, राइट। यहाँ पे XA1 है, यहाँ पे XB 0 है, यहाँ पे XB 1 है, यहाँ पे XA 0 है, ठीक है। तो उस केस में मेरी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो कम आ रही है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे कम वैल्यू आ रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ, ठीक है। यहां पर आपकी इंटरैक्शन उल्टी हो रही है, नेगेटिव यानी कि जो बन रहा है वो वीकर होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर आता है, यानी कि AB इंटरैक्शन आपकी स्ट्रॉन्गर होती है देन योर AABB इंटरैक्शन, यानी कि कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है जनरली, जैसे फिनॉल और एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एसीटोन में H बॉन्डिंग होगी तो सिमिलरली यहां पर भी आपकी सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर निकल कर आ जाएंगी, ठीक है भाई। एग्जाम्पल आपके पेपर में आएगा तो एग्जाम्पल और ये वाली लाइन, ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है एवरीवन। चलो तो ये बात यहां पे अगर हो गई है तो आखिरी की चीज पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। किस पे आ जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है पढ़ना, वो है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली आपका वेपर प्रेशर की बात कर रही हैं, जब आप एक सॉलिड सॉल्यूट को एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एक सॉलिड सॉल्यूशन को एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाल रहे होंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से बेटा पक्का सवाल आता ही आता है, तो कुछ कुछ चीजें जो हर बार पूछी जाती हूँ मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, बट अगर आप इसको डिटेल में आखिरी के 10 से 15 मिनट मुझे लगेंगे आप लोग को इस चैप्टर को समराइज करने के लिए, सो आपको 10 से 15 मिनट में फोकस आउट नहीं करना है और पूरे बढ़िया से ढंग से नोट्स बनाने, PDF आपको ये मिल जाना है ऑन द अड्डा 247 ऐप, ऑलराइट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहां से पिक्चर में आई, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बेसिकली अब मैं यहां पे आगे बढ़ चुकी हूं तीसरी कैटेगरी ऑफ मिक्सचर के ऊपर, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर, राइट। किसके ऊपर बढ़ गई हूं मैं, सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर। क्या होता है भाई, यहां पे क्या होता है जरा एक बार देखने की कोशिश करना कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है ये, ठीक है, एंड दिस इज द अनदर सोल्यूशन ये, ठीक है। अगर तुम्हारे पास यहां पर एक लिक्विड सोल्यूशन है ए इज अ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, लिक्विड है तो क्या है, वॉलेटाइल है, यानी कि जो लिक्विड यहां पे है कुछ ना कुछ यहां पे भी है सरफेस पे, और जो सरफेस पे है उनमें से कुछ ना कुछ आपका वेपर फेस में भी होगा, राइट, वेपर फेज में भी होगा क्योंकि वॉलेटाइल है। अब इसमें तुमने एक सॉलिड सॉल्यूट का इंसर्शन कर दिया B, जो कि क्या है, नॉन वॉलेटाइल, क्या है, नॉन वॉलेटाइल, क्या है, नॉन वॉलेटाइल, राइट। सो अभी क्या होगा, यहां पर जो लिक्विड सोल्यूशन पहले था सरफेस पे केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब क्योंकि इसमें B भी आ गया है तो सरफेस पे B के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, राइट। और जो मेरे A के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वॉलेटाइल हैं तो वो तो वेपर फेज में चले जाएंगे, राइट, वो तो वेपर फेज में चले जाएंगे, लेकिन जो मेरा B है ये तो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो ये तो वेपर फेज में नहीं जाएगा क्योंकि सॉलिड तो बाई वेपराइज नहीं होगा, लिक्विड ही हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वेपर फेस में उसमें गिरावट आई। क्यों गिरावट आई, क्योंकि आपने एक सॉलिड सॉल्यूट का यहां पे इंसर्शन किया, राइट। तो क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में कम हुए तो यहां पे जो वेपर प्रेशर है दैट इज फॉर एग्जांपल 1 एंड यहां पर जो वेपर प्रेशर है फॉर एग्जांपल दैट इज 2। तो यू कैन सी कि वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ 2 इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ 1, यानी कि जब भी आप लोग एक सॉलिड को एक
सॉलिड को एक लिक्विड में डालेंगे, वेपर प्रेशर में गिरावट आएगी और इसी के चलते कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं जिनको हम बोल देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब आती हैं? जब आप एक सॉलिड को, राइट, जब आप एक सॉलिड को एक लिक्विड में डालते हैं, यानी कि आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वहां पर वेपर प्रेशर आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। इनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये सारी प्रॉपर्टीज केवल एक ही चीज पर डिपेंड करती हैं बच्चे, दैट इज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करेंगी? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है और किसी भी चीज के ऊपर बच्चों ये डिपेंड नहीं कर रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होती है? पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आखिरी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों को एक बार देख लेते हैं, क्विकली जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मिक्स, ये आपका लिक्विड है ए, इसका वेपर प्रेशर है अभी P0A, क्योंकि केवल ए है, इसमें तुमने डाल दिया B, ठीक है। इसमें जब तुमने B डाला तो यहाँ पर अब मेरे पास A और B दोनों का मिक्सचर है, तो यहाँ पर इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? PA, राइट। तो PA मेरा क्या है, या फिर मैं इसको बोल देती हूँ PT, क्योंकि फाइनल वेपर प्रेशर है तो उसको मैं PT से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, राइट। सो PT क्या है मेरा? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और PA क्या है मेरा? P0A क्या है मेरा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। और आपको ये तो पता ही है कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना कम हुआ है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर होगी बड़े में से छोटा माइनस कर दो, P0A बड़ा था टोटल, इसमें से कुछ PT माइनस कर दोगे, इतना वेपर प्रेशर घटा। अब ये रिलेटिव टर्म डाल दिया, यानी कि इसको रिलेट करना है ओरिजिनल से। ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल था P0A, राइट। सो दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये बराबर किसके है? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A is the vapor pressure of pure solvent, PT is the vapor pressure of your mixture, P0A is again the vapor pressure of pure solvent, and XB is your mole fraction of your solute। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट। अब यहाँ से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो यही बता देना। अगर वो आपसे खाली पूछे कि वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट आई है, तो केवल ये वाली टर्म वो आपसे पूछ रहा है। अगर वो आपसे टोटल वेपर प्रेशर पूछ ले तो वो आपसे ये पूछ रहा है, राइट। सो डिपेंड करता है वो आपसे पेपर में क्या पूछ रहा है, वरना आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो एक बात और समझनी है भाई, वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया है, एक लिक्विड सोल्यूशन है आपके पास, और इस लिक्विड का जो प्रेशर है वो क्या है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 1 atm। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? 1 atm। अब ये लिक्विड है, इसका कुछ अपना भी एक वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर तुमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, राइट, हीट करना शुरू कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोला जाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। वेपर प्रेशर अगर सपोज करो यहां पर है तो ये बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा, अगर वेपर प्रेशर यहां पर है तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो जितना वेपर प्रेशर है उतना छोटा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, राइट। सो टेक्निकली मैं बोल सकती हूं कि माई वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है। अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या हो रहा है? उसमें आपका वेपर प्रेशर घट रहा है। क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर घट रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर घट रहा है। वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसीलिए जो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट के तो सेम प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगली होती है वो क्या होती है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो ये तीनों मेरी प्रॉपर्टीज यहां से निकल कर आ गई, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल मेरा T0B बॉइलिंग पॉइंट है प्योर लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और मेरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? TB। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? TB, ठीक है। तो मेरा कुछ इंक्रीज हुआ है यानी कि मिक्सचर का बढ़ा है, यानी कि आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा? बढ़ा क्या है? TB बढ़ा है। कितना था? T0B था। तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आपकी मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी के, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा TB यहाँ पे कम बराबर आता है किसके? कांस्टेंट आता है KBM के, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं खोल देती हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो आप लोगों को याद रखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा किसके? TB माइनस T0B इज इक्वल्स टू KB, और मोलैलिटी क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ठीक है, अगर ये ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पे जो KB है ये केवल डिपेंड करता है ओनली ऑन सॉल्वेंट। याद रखना किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन सॉल्वेंट, ठीक है भाई। ये हो गया बात यहाँ पे क्लियर। अच्छा ये हो गई है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो अब आ जाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, यानी कि अगर मेरा TF अगर मैं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख देते हैं, TF मेरा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो जब नॉट लग जाता है तो प्योर की बात कर रहे हैं, तो T0F क्या हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ गिरावट आई है, यानी कि जो ये पहले था ये उससे भी कम हो गया है, यानी कि डिप्रेशन किसके बराबर है? T0F माइनस TF इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? यहां से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TF बराबर आ जाता है किसके? कांस्टेंट यहाँ पे आएगा KFM, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा? फॉर्मूला खोल देगा, डिप्रेशन हुआ है यानी कि जो चीज़ अभी है वो कम है, तो इट इज T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये ग्राम में है, ठीक है। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है फॉर योर एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है सभी लोगों को, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ फिर भी आप लोग के लिए। ये क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको WB से रिप्रेजेंट करते हैं, WA, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैंने WA से करा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? WA, ठीक है, क्योंकि गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका अगेन हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी कंप्लीट फॉर्मूला देख लेना बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और ये क्या है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। क्लियर है भाई? ये सारी बातें आपकी हो जाती हैं, तो जल्दी से बढ़ जाते हैं अपनी अगली और आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले ऑस्मोसिस जानना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं ऑस्मोसिस मैम क्या होगा। एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है, इसके बीच में लगा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ कुछ चीज़ों को जाने देगा और कुछ कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जाने नहीं दे रहा होगा, ठीक है। लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक साइड है आपका प्योर सॉल्वेंट, राइट, यू हैव योर प्योर सॉल्वेंट एक तरफ, और एक तरफ है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा है A और यहाँ पे मेरा है A+B, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज
द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज, अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, ऑस्मोसिस क्या है समझना है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ये पेपर में आएगा बेटा, आएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं लिख रही हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? सबसे पहला कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहाँ जा रहा है? टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। देख सकते हैं आप लोग, इस साइड तो पूरा सॉल्वेंट ही भरा पड़ा है, यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ कुछ और भी है तो सॉल्वेंट कम हो गया है। या फिर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, क्योंकि अगर इस साइड में देखूं तो इस साइड तो कुछ भी सल्यूट नहीं है, जीरो सल्यूट है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से यहाँ कुछ सल्यूट बन रहा है टू योर हाई कंसंट्रेशन ऑफ योर सल्यूट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस को लिखने के लिए आप ऐसे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए, राइट, इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पाई से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ किससे? पाई से। उसको क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यहाँ से आपका आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T, तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाता है इज इक्वल्स टू CRT। ठीक बात। और यहाँ से इसको रिजॉल्व करके लिखते हैं कंसंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन RT। ये फॉर्मूला भी इसका हो जाता है फॉर योर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे R है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0.0821 है अगर प्रेशर आप ATM में निकाल रहे हैं। T आपका टेम्परेचर है। ठीक है, C कंसंट्रेशन है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। ठीक भाई, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है और ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपके सामने आ जाता है। इसमें आखिरी बात जो आती है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस की। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूं तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे मूवमेंट बस उल्टी हो जाएगी, राइट। जो आपकी मूवमेंट यहाँ पे, अगर मेरे पास ये सोल्यूशन था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन था, रिवर्स ऑस्मोसिस याद करो, आपके घर में जो पानी है वो रिवर्स ऑस्मोसिस से ही चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका A+B है। तो यहाँ पर क्या होगा? मूवमेंट कौन करेगा? मूवमेंट तो वही करेगा, सॉल्वेंट ही करेगा, पर कहाँ से कहाँ करेगा? सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ करेगा। कहाँ से कहाँ करेगा? गंदे पानी से साफ पानी। दिस इज अ गंदा पानी, दिस इज साफ पानी। तो गंदे पानी से साफ पानी में जा रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। गंदगी क्या है? गंदगी सल्यूट के फॉर्म में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट पे जा रहा है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से मूव कर रहा है आपके हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है, इसी के साथ चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हो जाती हैं समाप्त। अब एक छोटा सा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचता है वो है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है एबनॉर्मल मोलर मास? अब आपने देखा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप एक सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है। सॉलिड मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉलिड हो, या फिर वो आपके एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सॉलिड हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वो है जो टूट जाता है, राइट। पानी में डालोगे तो ये टूट जाता है, यानी कि आपने एक डाला अंदर जाके वो दो हिस्सों में टूट गया। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो टूटता नहीं है। जब तक ये कहानी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सल्यूट आ जाता है, तो या तो ये डिसोसिएशन कर देता है, टूट जाता है, और या तो ये जुड़ जाता है, यानी कि एसोसिएशन कर देता है, ठीक है। यानी कि मेरे मतलब ये है कि तुमने डाला तो लिक्विड में एक है,
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। तुमने डाला 1 मोल, फॉर्मूले से आंसर आएगा 1 मोल का, लेकिन अंदर पानी में जाके वो 2 मोल बन गए या अंदर पानी में जाके वो 3 मोल हो गए। तो यहाँ पर आपको एक गड़बड़ देखने को मिली, एक एरर देखने को मिला। जो मोलर मास आपको मिलना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, या तो उससे ज़्यादा आ गया या तो उससे कम आ गया, यानी कि एक एबनॉर्मल मोलर मास आपको देखने को मिला। और इसी को करेक्ट करने के लिए वेंट ऑफ ने एक फैक्टर डाला जिसको बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर, राइट। सो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल NaCl का तुमने 1 मोल डाला, लेकिन ये अंदर पानी में जाके Na+ और Cl- में टूट गया। तो जो तुमने फॉर्मूला लगाया था वो तुमने एक नंबर ऑफ मोल्स कितने देखे थे 1, लेकिन पानी में कितने हो गए 1 + 1 2। तो यहाँ पे अगेन एक आपको एरर देखने को मिला। तो जब भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सल्यूट होगा उस केस में आपको एक एरर बच्चों देखने को मिल जाएगा, राइट। और इस एरर को सही करने के लिए हम लोगों को डालना पड़ता है पिक्चर में क्या, वेंट ऑफ फैक्टर को। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, सारे बच्चे बता देंगे वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, राइट। वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले देख लेते हैं कि जब आप एक डिसोसिएशन में जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड जो वैल्यू है मोलर मास की, या तो उससे ज्यादा आ रही है या तो उससे कम आ रही है, तो उसको ही बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। इसको सही करने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है बेटा क्या, नंबर ऑफ आयंस बिफोर, या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन / एसोसिएशन अपॉन number of ions before dissociation / association, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सीन, यहाँ पे आपका सीन ये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl डाला और ये Na+ और Cl- में टूटा, तो I की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ आयंस आफ्टर, कितने हैं 1 + 1 2, पहले कितना था 1, वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया 2, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया 2। आई थिंक आप लोग सभी का निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल K2SO4 है, आयनिक सॉलिड है, टूटेगा किसमें 2K+ और SO4 2 नेगेटिव में, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने हैं 2 + 1 3 अपॉन में 1, वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 3। तो आप जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेंगे, फॉर एग्जांपल पहली है P0A - PA अपॉन P0A, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर I से, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला रहेगा। डेल्टा TB अगेन हो जाएगा IKBM के बराबर, डेल्टा TF अगेन बराबर हो जाएगा IKFM के बराबर, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाएगा ICRT के बराबर। ये आपका करेक्ट फॉर्मूला रहेगा। तो जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे I को लेना नहीं भूलेंगे। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, फॉर एग्जांपल आपने 2 मोल्स ऑफ CH3COOH डाला, तो ये अंदर जाके क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH के साथ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे अगेन आपकी H बॉन्डिंग होती है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर इस केस में बाद में कितना है 1, डाला कितना था 2, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 0.5, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक समरी देखने को मिली कि वेंट ऑफ फैक्टर अगर एसोसिएशन में जा रहा है, राइट, अगर मेरे पास ऐसा सल्यूट है जो एसोसिएट कर रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा <1 रहेगी। अगर डिसोसिएशन में जा रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा <1 रहेगी। और अगर कोई आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर वही रहेगा जो है, यानी कि 1। उस केस में कोई किसी में टूटा ही नहीं है तो जितना डाला था उतना ही है, तो यानी कि 1, राइट। ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट का केस और ये है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, राइट। सो इस चैप्टर के अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको आना चाहिए सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा आपको हेनरीज लॉ आना चाहिए और इसके एप्लीकेशन आने चाहिए, ठीक है। तीसरा आप लोग को रॉल्स लॉ से इतना सवाल देखने को मिलता नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार देखना चाहिए उसकी डेरिवेशन। और लास्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी की सारी।
हेनरीज लॉ लगेगी गैस के लिए, गैस इन लिक्विड के लिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी सॉलिड इन लिक्विड के लिए, और रॉड्स लॉ लगेगा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, राइट। सो इसी के साथ ये चैप्टर मैं आप लोगों का कर देती हूँ अंत। पूरा का पूरा वन शॉट में मैंने आपको पूरा रिवीजन बेटा इस चैप्टर का दे दिया है। अगर सारे बच्चों को यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है तो सेशन को जरूर सभी लोग यहाँ पे लाइक कर देंगे, और सेशन खत्म होने के बाद आई नीड योर येलो हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन विद द मैसेज कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, राइट। इसके बाद ये सीरीज चलती रहेगी, PYQs करेंगे बीच में इस चैप्टर के, फिर करेंगे अगले चैप्टर का वन शॉट, ऐसे ही ये सिलसिला रहेगा। आपका पहला एग्जाम केमिस्ट्री का है, सो कोशिश करेंगे कि आप लोग रेगुलरली सीरीज में बने रहें, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए एक लाइफ सेविंग सीरीज की तरह बच्चों निकल कर आएगी, राइट। सो आई होप यू लाइक द सेशन। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके जाएंगे, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी कैसा लगा आपको ये सेशन। PDF आपको बच्चों मिल जाएगी ऑन द ADA 247 ऐप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लास्टली आपको बोलूंगी मैं कि आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया गया है एक गूगल फॉर्म। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है और अभी तक नहीं करी है, कोई भी डाउट्स है प्रिपरेशन को रिगार्डिंग, एग्जाम्स को रिगार्डिंग, स्ट्रैटेजी को रिगार्डिंग, तो आप ये गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आस्क योर मेंटर्स करके एक फॉर्म है, वो आप फिल कर सकते हैं मेरे नाम के साथ, दैट इज आयुषी मैम। और अगर आप लोग अपनी 12th की तैयारी और CUET जैसे एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको CUET के लिए भी तैयार करवा रही हूँ ऑन द ADA 247 ऐप, तो आप जो लेटेस्ट साइंस का बैच है साइंस महापैक, उसमें इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y513, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो CUET एक एग्जाम है जिससे आप लोग अपनी DU या BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं 12th के बाद, तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। कोई और डाउट है तो गूगल फॉर्म एक बार भर देना ताकि मैं आपसे बात कर लूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में अगले वन शॉट के साथ और अगले PYQ के साथ। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।